नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। रोज की तरह आज भी स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर आपका नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत भट्टाचार्य जी और सभी को नमस्कार मेरा। अब तो ये तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे विधानसभा चुनाव तक। एक खबर छन के आ रही है कि उत्तर प्रदेश को लेकर आरएसएस में जबरदस्त मंथन चल रहा है। दत्तात्रेय होसबोले जिन्होंने अभी आरएसएस की कमान संभाली है, उन्होंने भैया जी जोशी को जिम्मेदारी दी है और आरएसएस ने यूपी को लेकर एक मॉडल बनाया है। क्या है ये मॉडल, हम जानेंगे हमारे प्रधान संपादक सलामत मियां जी से। देखिए भट्टाचार्य जी, जिस तरह से एकदम बहुत तहलका मचा था और मीटिंगों का दौर चला और पहले आरएसएस के दत्तात्रेय आए, फिर बीएल संतोष जी आए, फिर राधा मोहन जी आए और तमाम बैठकों का दौर चलता रहा। और आपने देखा होगा इस बैठकों में सिर्फ यही चला कि योगी जी का हटाया जाएगा, ये होगा और तमाम। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा है कहीं ना कहीं अब केंद्रीय हाईकमान जो है वो डिफेंस में आ गया है। योगी जी को हटाने की उसकी हिम्मत ना पहले थी ना आज है। अब ये सब कहने लगे हैं कि अब वही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये भी कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, योगी जी चेहरा होंगे। तो हम आप पहले चर्चा कर रहे थे कि योगी जी को हटाना इतना आसान नहीं है और ये बात अब बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि योगी जी अब कोई ऐसा नहीं है कि जब उनको शायद उत्तराखंड मॉडल की तरह रातों रात हटा दिया जाए। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जिस तरह की बात चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, ये भी अब कहीं ना कहीं हल्का ब्रेक लग रहा है। और इस पर भी अब योगी जी ये सर कहा जा रहा है कि जो खाली सीटें, अभी 4 सीटें हैं, खाली सीटों में भर्ती की जाएगी, लेकिन कोई बदलाव शायद नहीं होगा। नहीं, देखिए बदलाव भी होगा। मैं आपको बताऊं कि अब जो कुछ भी होगा वो योगी जी की मर्जी से होगा, योगी जी को विश्वास में लेकर होगा। अब कोई ऐसा नहीं होगा कि बीएल संतोष जी की जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई होगी। उस रिपोर्ट पर अगर कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में बहुत भूचाल आ जाएगा। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं और जिस तरह सूत्रों से छन खबरें आई हैं, उसमें बहुत लोगों ने अपनी भड़ासी निकाली हैं, बहुत लोगों ने अपनी बात की है। लेकिन योगी जी ने जिस तरह से अपना तेवर दिखाए हैं, उससे ये एहसास हो गया है कि यूपी उनके बिना नहीं चल पाएगा। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, बट उसमें योगी जी की पूरी चलेगी। और जिन मंत्रियों से वो नाराज़ हैं और या जिनके कहने से वो चला आ रहा था, या मंत्री उनसे नाराज़ हैं, मुझे लगा उनका पत्ता तो कटना तय है। और जो नए चेहरे हैं वो भी आएंगे, बट अभी इतना कुछ नहीं है कि साहब योगी जी को किनारे कर देगा। हाँ, ये बात सही है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि योगी जी की पावर ज़रूर कम की जाएगी, डायरेक्टली नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एक सत्ता का केंद्र कुछ दूसरा बनेगा जिसमें वो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि फैसले वहाँ से भी लिए जा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता का केंद्र कौन होगा, यानी मेरा इशारा है एमएलसी अरविंद शर्मा जी की ओर। जी हाँ, सत्ता का केंद्र बदल भी सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे कर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि आरएसएस ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद बहुत गहराई से मंथन किया, जिसमें ये बात सामने आई कि लोकल लीडर का चेहरे को आगे करना है। पश्चिम बंगाल में नुकसान इसी के चलते हुए कि ये केंद्र के मोदी जी और अमित शाह के चेहरे को आगे करते हैं, लेकिन लोकल लीडरशिप नहीं उठ पाई, उस वजह से नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा पीछे रहेगा, योगी जी के चेहरे को आगे करके बीजेपी चुनाव में जाएगी। देखिए, ये एक नया तरीका का एक्सपेरिमेंट जो है आरएसएस करने जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी मोदी जी का ही चेहरा सब कुछ सबसे बड़ा चेहरा है, एक ब्रांड है और उनके चेहरे के बिना कहीं कुछ नहीं है। आज अगर पश्चिम बंगाल में, जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले क्या थी और आज इतनी सीटें लेके आई है वो, तो ऐसा नहीं है कि वो लोकल होगी। लोकल तो वहाँ शुभेंद्र अधिकारी बहुत पावरफुल थे, कितने मजबूत थे वो,
लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नहीं की किया। बात नहीं, मुख्यमंत्री की बात चेहरे की हो रही है। तो अगर वो पहले आज तक देख लिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि वो कभी भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करती है। आप भी इतने लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और देख रहे हैं। आप बताइए क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री के रूप में पहले प्रोजेक्ट किया? और नहीं करती है। वो आज भी ये है कि उत्तर प्रदेश, देखिए पिछली बार ये था कि शायद केशव प्रसाद मौर्य जो भाजपा ने हमेशा सरप्राइज नाम, अब सरप्राइज नाम दिए हैं मैंने, वो कभी भी ऐसा नहीं होता। अब आप उत्तराखंड में देख लिया, नाम किसका चल रहा था? तीरथ सिंह रावत आ गए। तो भारतीय हरियाणा में खट्टर जी देखिए बिल्कुल खत्म कर दिया था उन्होंने सब कुछ वहाँ पे पूरे तरीके से, वरना एक जाट के अलावा कोई कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं आज तक। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है, वो और दलों की तरह नहीं है कि पहले से वो दिखा दे कि हमारा ये मुख्यमंत्री है। तो मैं नहीं समझ सकता कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की हो। हाँ, इसमें जहाँ तक जो आरएसएस की सोच है, देखिए वो एक लास्ट, मोदी जी जो हैं वो तुरुप का इक्का है। बीजेपी के पास जब कहीं कुछ नहीं होता है तो मोदी जी आते हैं। मोदी जी संकट मोचन हैं पार्टी के, आरएसएस के ही वही बन गए। तो मुझे लगता है कि अब आरएसएस को लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने राज्य के चुनाव में जाके भूमिका निभाई, एक प्रधानमंत्री की सभाएं नहीं करता, और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कभी कभी 2 या 3 सभाएं उनकी लगा करती थी। मोदी जी लगातार 38 सभाएं किसी राज्य में करेंगे तो जाहिर है कि वो चुनाव फिर मोदी जी वर्सेस अदर्स हो जाता है। और मोदी जी वर्सेस अदर्स जहाँ चुनाव हो वहाँ रिजल्ट सही नहीं आए तो जाहिर है कि फिर सीधा निशाना मोदी जी पे होगा, जो बीजेपी के पास लास्ट एक तुरप का इक्का है। इसलिए आरएसएस ने कहा कि मोदी जी को डैमेज करने से अच्छा है लोग उनको डैमेज करते हैं, उनको नाम, क्योंकि मोदी की हार हो गई, हारे वहाँ पे शुभेंदु होंगे और होंगे, हार हो रही मोदी जी। तो इसलिए ये अब इन्होंने कहा है कि राज्य के चुनाव में मोदी जी के चेहरे को कम इस्तेमाल किया जाए। जाहिर है कि प्रधानमंत्री कभी इतनी सभाएं नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये फैसला लिया गया होगा। ये कहा जा सकता है कि यह सोच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ली। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। ये 100% 2024 को लेके है कि अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट सही नहीं आता है और मोदी जी को यहाँ पे पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया, मोदी जी का नाम इस्तेमाल कर लिया गया, 2022 में रिजल्ट कुछ और आ गए, तो ये तो असर डालेंगे ना 2024 में। इसलिए वो अब आरएसएस ने बहुत सावधानी के साथ, बहुत समझदारी के साथ ये फैसला लिया है कि मोदी जी को हम इतना आगे नहीं लाएंगे ताकि कहीं ना कहीं अगर हार भी होती है तो उस पर डायरेक्ट वो नहीं पड़े कि साहब उनके इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि बंगाल में जो चुनाव के में जब हार मिली तो कहा गया विपक्षी दलों की ओर से कि यह हार बीजेपी की नहीं है, यह हार मोदी की और अमित शाह की है। 100% करेक्ट है। जाहिर है, देखिए क्योंकि जिस तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनकी भूमिका रही, तक गृह मंत्री वहाँ बराबर कैंप कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही हैं, तो जाहिर है जो जितना सक्रिय होगा, जितनी भूमिका रहेगी तो जिम्मेदारी उसी की आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे लोकल बीजेपी के लीडर्स को कोई किसी ने भाव नहीं दिया, प्रधानमंत्री के अलावा या अमित शाह जी के अलावा वहाँ किसी को भाव नहीं दिया गया है। सब कार्यक्रम इनके हुए, सभाएं इनकी हुई, रोड शो इनके हुए, तो जाहिर है अगर हार होगी तो भी इनके खाते में जाएगी, इसमें तो कहना दो राय है ही नहीं। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश, क्योंकि देश का बड़ा राज्य है, यहाँ से पूरे देश के प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। जाहिर है कि अगर 2022 में कहीं ना कहीं कोई हल्कापन हो गया या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो फिर 2024 आसान नहीं होगा। हमने देखा था सर, हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी जेपी नड्डा गए, अमित शाह गए, तो लगता है कि वो जो पॉलिसी थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। जी बिल्कुल ठीक नहीं थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे लोग अगर नगर निगम के स्थानीय निकाय में चुनाव जाने लगेंगे तो फिर क्या रहेगा। नगर निगम के चुनाव तो वैसे ही लोकल स्तर पे होते हैं, स्थानीय स्तर पे होते हैं, वहाँ तो अगर वहाँ प्रधानमंत्री वो सब जाने लगेंगे या गृह मंत्री जाने लगेंगे तो फिर तो बहुत हल्कापन होगा। और बहुत अच्छा फैसला आरएसएस का मैं मानता हूँ। एक उन्होंने दूरगामी इसकी दृष्टि से ये फैसला लिया है कि अगर इस तरह से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका रोका जाए तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इस समय जो पॉलिसी में कुछ बदलाव, मतलब इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है चुनाव लड़ने के, उसमें अगर हम देखते हैं
देखिए बीजेपी की जो पहले से जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव, टोटल बदलाव। देखिए आपको याद होगा कि 5 साल से जो पहली 2019 वाली, 2014 से 2019 वाली, उसके बाद आरएसएस ने इतनी अपनी अग्रणी भूमिका नहीं निभाई थी। लेकिन अब आपको लगा होगा कि बंगाल चुनाव के बाद आरएसएस फिर दोबारा से सक्रिय हुआ है, और आरएसएस के बिना सक्रिय हुए उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तो कुछ बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में पूरी ताकत लगा रखी थी, सब कुछ वहीं था। वहाँ का रिजल्ट किसी के पक्ष में, जब बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में तो स्थितियाँ और भी बुरी रहेंगी। इस समय लोग नाराज़ हैं, पार्टी के अंदर नाराज़ हैं। वहाँ तो एक छत्री राज था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार है और सरकार के खिलाफ माहौल भी होता है। लेकिन एक बात सर है कि उत्तर प्रदेश में आरएसएस की जो जमीन है वो बहुत मजबूत है बंगाल के मुकाबले। नहीं, देखिए बात है आपके, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये जिस तरह से यूपी में आरएसएस की मजबूत है, ऐसी वहाँ टीएमसी की बहुत मजबूत थी, बंगाल में है। लोग कहते थे वहाँ घर घर टीएमसी कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के फैसले हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे को दूर रखा जाएगा, मैं समझता हूँ ये आरएसएस ने बहुत समझदारी से फैसला लिया है, और कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी की साख को बचाया जा रहा है। जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की साख को बचाने की कोशिशें होगी। एक खबर और महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आज घोषणा की है कि वे टीका लगाएंगे। ये वही अखिलेश यादव थे जिन्होंने कहा था कि वे बीजेपी के टीका नहीं लगाएंगे जब उनकी सरकार बनेगी, और उस समय जब टीका बनेगा तो वो टीका वो लगाएंगे। सर, ये अचानक बदलाव क्या मुलायम सिंह यादव के टीका लगाने के बाद आया कि मुलायम सिंह यादव ने संदेश दे दिया भाई अब टीका लगा लो? जाहिर है, जब बाप ने लगवा लिया तो फिर बेटा तो लगवाएगा ही। और आपको याद होगा हम लोगों ने कल कहा था, इसी बार चर्चा की थी कि देश के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। ये कोई किसी बीजेपी नेता द्वारा या बीजेपी किसी संगठन में या बीजेपी किसी उसमें तैयार हुआ नहीं। आज देखिए उन्होंने यही कहा मैं देश का टीका। आज उनका बयान बदल गया, आज कह रहा है कि देश का टीका है बीजेपी है। तो इस तरह का बयानबाजी थोड़ी परहेज करना चाहिए। बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो इस तरह से बयानबाजी करते, किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ लाभ नहीं मिलता। जी हाँ, वो एक बड़े पार्टी के नेता है, उन्हें इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के लिए एक और अच्छी खबर आई है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां दिन में कर्फ्यू लगा हो, कोरोना कर्फ्यू लगा हो। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया। सिर्फ शाम को 7 बजे के बाद से कर्फ्यू रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सर, ये अच्छी खबर है। देखिए भट्टाचार्य जी, मैंने आपको लगातार ये बात मैं कह रहा था कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको कर्फ्यू से राहत मिलती रहेगी, और देखिए वो होने लगा है। आज उत्तर प्रदेश पूरा जो है कर्फ्यू मुक्त हो गया। किसी ज़िले में कोई कर्फ्यू नहीं है, नाइट कर्फ्यू रह गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 20 जून के बाद जो ये वीकेंड वाला है ये भी कम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हमें 1 और 1.5 महीने के बाद आप कोरोना को भूल जाएंगे। उत्तर प्रदेश 2022 पर चर्चा चलती रहेगी। भले WHO ने कहा है कि ये जो डेल्टा है वेरिएंट जो आया बड़ा ख़तरनाक है, और सरकार जो है प्रतिबंध पे लापरवाही ना बरते, लेकिन कुछ नहीं है। अब केवल और केवल चुनाव की बात होगी। चुनाव के बाद देखेंगे कितनी गंभीरता है डेल्टा में। जी हाँ, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, चुनाव नज़दीक आता जाएगा, वैसे वैसे कोरोना भी खबरों से और हर जगह से गायब होता जाएगा। तो आज बस चर्चा के लिए इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मुझे और प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।